Telangana and in Hyderabad. He met NSUI activists in Chanchalgoda jail also. How you see, sir, Congress trying to gain ground here in Telangana? देखिए, कोई भी तेलंगाना को आ सकता है और तेलंगाना की खूबसूरती देखकर जा सकता है, इस पर कोई एतराज़ नहीं है हमारे को। मगर उन्होंने जो आए और उनको पता ही नहीं है कि क्या भाषण देना है। उनका एक वीडियो मीडिया में आया है कि वो पूछ रहे हैं कि बताइए क्या बोलना चाहिए। तो जब आपको यही नहीं मालूम कि तेलंगाना की जनता को आप क्या पैगाम देना चाह रहे हैं और क्यों आपका साथ दें, आप बिल्कुल जहन आपका एम्प्टी है। आप क्या मैसेज देंगे, क्या पैगाम देंगे और कैसे टीआरएस से मुकाबला कर पाएंगे आप। और दूसरा ये है कि कांग्रेस बिल्कुल जीएचएमसी में वाइप आउट हो चुकी है, जहां पर 24 असेंबली सीट्स है। तो ठीक है, आए, अच्छा है, आते रहिए। कांग्रेस को चैलेंज करने नहीं, वो बीजेपी को भी चैलेंज करना है और आपको भी चैलेंज करना है। अरे हम तो बोल रहे हैं कि आप नेक्स्ट टाइम जो है आप बजाय अब तो वायनाड भी हार जाएंगे, आप आ जाइए हैदराबाद सिकंदराबाद लड़ लीजिए, किस्मत आजमाइए। आपने कहा या चलिए आप मेदक लड़ लीजिए, आइए ना, किस्मत आजमाइए। सर, आपने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए एक ट्वीट किया था ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर। मुख्तार अब्बास नकवी साहब का एक स्टेटमेंट आया है, उन्होंने ये कहा है कि इस पर सियासत करने वाले सिर्फ वही लोग हैं, या तो वो संघी हैं या साजिश रचना चाहते हैं। आप कैसे? देखिए, साजिश तो जिस पार्टी से मुख्तार अब्बास नकवी साहब वाबस्ता हैं वो साजिश रचा रही है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, यूपी सरकार को ये चाहिए था, मोदी सरकार को और यूपी की बीजेपी सरकार को चाहिए था कि उस कोर्ट को जाकर बताते कि पार्लियामेंट ने 1991 प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट को पास किया है, जिसमें कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को जो रिलीजियस स्ट्रक्चर्स जो हैं, चाहे वो मस्जिद हो या मंदिर हो या जैन तबके के हो या सिखों के हो या ईसाइयों के हो या जिस किसी रिलीजियस प्लेस हो, उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। वो नहीं किए, उनको तो चाहिए था कि कोर्ट को जाकर बताए। दूसरी बात यह है कि मोदी सरकार ये जानती है कि जब बाबरी मस्जिद सिविल टाइटल का जजमेंट आया, उसमें उस जजमेंट में यह कहा गया कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ दिया। तो ये सरकार की जिम्मेदारी थी, संवैधानिक जिम्मेदारी थी कि उस कोर्ट को बताए कि आप ये गलत कर रहे हैं। मगर क्योंकि आप नफरत की राजनीति करते हैं और आप हर नफरत में अपनी सियासी रोटी सेकते आए हैं, इसीलिए आपने खामोशी बनाए रखी है। वो बताए ना, बीजेपी बताए कि क्या वो 1991 प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट को मानती है, नहीं मानती है। मानना पड़ेगा, पार्लियामेंट से एक्ट है और सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ है। अगर ये मसले को तूल कोई दे रहा है तो वो बीजेपी दे रही है और संघ परिवार दे रही है। वो ये चाहते हैं कि वो जो नफरत का दौर था हमारे मुल्क में 1990 का, वो दोबारा इस मुल्क में दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। क्या क्या नहीं खोया सबने, भारत ने खोया ना, देशवासियों ने खोया। आप क्या फिर वो नफरत की फिजा को पैदा करना चाहते हैं क्या? खुलकर बोलिए, बीजेपी प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए कि उनकी सरकार कमिटेड है 1991 प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट के लिए। क्यों नहीं बोलते प्रधानमंत्री? क्यों नहीं बोलते देश के होम मिनिस्टर? और सर, कोर्ट मॉनिटर्ड कमेटी का, सर, कोर्ट मॉनिटर्ड कमेटी वो का गलत करना कहां तक जाए? बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब पार्लियामेंट ने एक्ट पास कर दिया और जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि वो एक्ट हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, तो आप किस बुनियाद पर कर रहे हैं? आप लोअर कोर्ट को कोई इख्तियार हासिल ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वायलेशन करे, पार्लियामेंट के एक्ट का वायलेशन करे। किस बुनियाद पर कर रहे हैं आप? गलत फैसला है उस कोर्ट का ये। Mr. Owaisi, you said that this survey might make a way for anti-Muslim violence. Now, what prompted you to make this alarming statement? Well, have we not learned the lessons of what happened pre-demolition and post-demolition of Babri Masjid? Why have we not learned a lesson from the same so-called survey that was done, that was completely rejected as biased by the Supreme Court? In the final title dispute, Supreme Court said it has no relevance. Why is it that the BJP is and Sangh Parivar is hell-bent on creating the same atmosphere in our country which existed
pre-demolition of Babri Masjid and post-demolition Babri Masjid. And why isn't the BJP government discharging its constitutional duty by saying to the court that we will abide by the 1991 Act which was passed by the Parliament, and the Supreme Court in the final judgment of Babri Masjid civil dispute have categorically stated in the judgment that 9 places of worship, religious places of 1991 Act is part of the basic structure of the Constitution. What sort of nonsense is being played over here? The government should have discharged the constitutional duty immediately. And that is why I am opposing that so-called survey and order of that court. The lower court cannot go beyond what the Supreme Court has clearly laid down. The lower court must follow the act of the Parliament. So you believe, sir, after Ayodhya, Kashi and Mathura is next target or next on agenda of BJP, sir? If you remember the press conference which was held after the final judgment was given by the Honorable Supreme Court, you were present over there. Many of you were present over there, and I had stated that this will open the doors for future controversies, whether it is Kashi or Mathura. I had stated that. I have stated that on record. It is there for everyone to see and take it out. सर, आप कह रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी ने ऐलान जंग शुरू कर दिया है और इसको काफ़ी जो है विवादित या भड़काऊ कहा जा रहा है, और साथ ही साथ कल आपने कहा कि जो मस्जिदें हैं उन पर अच्छा हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगाइए और जो है रिकॉर्ड करिए। इससे आपको तकलीफ है क्या? नहीं भाई, एक काम करेंगे ना, हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगा के जब प्रोसेशन आएगा ZTV में लाइव टेलीकास्ट कर देंगे। कैरी करिए आप देख लीजिए पत्थर कौन फेंक रहा है। मैं तो ये बोला हूं ना, क्योंकि आप तो घर तोड़ दे रहे हैं। जिसका हाथ कटा हुआ है वसीम शेख का, उसका आपने कारोबार को बर्बाद कर दिया, पत्थर फेंका। जो 70 साल का बूढ़ा है आपके खरगोन में, आप उनको पीट पीट कर घर तोड़े, पत्थर फेंकने का इल्जाम लगाए। तो पूरे भारत के मुसलमानों से, बल्कि मंदिर के जिम्मेदारों से भी अपील कर रहा हूं, जब कभी भी जिस किसी का प्रोसेशन जाएगा, चाहे मीलाद का प्रोसेशन हो, रामनवमी का हो, हनुमान जयंती का हो, गणेश का हो, बोनाल का हो, जो कोई भी रिलीजियस प्रोसेशन जाएगा, कैमरा लगाइए हाई रेजोल्यूशन और फेसबुक पे लाइव टेलीकास्ट करिए, ताकि लोग देखें ना। पुलिस तो अंधी बन चुकी है, आंखों में पर्दा पड़ चुका है उनके, कि पत्थर फेंके। हर गड़बड़ मुसलमान करता है ना, और जब इंक्वायरी रिपोर्ट आती है उसमें झूठ साबित निकलता है कि भाई हुआ ही नहीं है। तो आप जोधपुर में एक वीडियो आप लोग देखे होंगे कि एक हजरत पुलिस के जिम्मेदार आदमी एक पट्टी बन रहे हैं जिस पर लाल रंग लगा हुआ है, पहले से वो जख्मी हो गए। अरे यार, ये तो बॉलीवुड हॉलीवुड के फिल्म स्टारों को पानी पिला देंगे अगर एक्टिंग करना शुरू करेंगे पिक्चरों में। तो एक और बात भी आप क्या नहीं, आई एम सेइंग दैट एवरी रिलीजियस प्लेसेस and especially the masjids and the dargahs, they must install these high resolution cameras, and whenever a procession, religious procession is passing through those places of worship, they should open their Facebook website and do a live telecast. आप इस पे बात करते हैं, लेकिन लाउड स्पीकर पे क्यों नहीं बोलते हैं? हाँ, क्या बोलना है लाउड स्पीकर पे? कितना बड़ा लाउड स्पीकर बैठा हुआ आपके सामने? और क्या हूं ना आपको? हैदराबाद के सुरूर नगर में जो घटना हुई, हालांकि उस पर आपने कुछ देर से ही कल आपका बयान आया। सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि वैसी साहब ने बयान देने में इतनी देर क्यों की? और देखिए, एक बात सुनिए नहीं, एक बात सुनिए। मैं मीडिया के बोलने पर कब बोलूंगा, कैसे बोलूंगा, मीडिया डिक्टेट नहीं कर सकता ना। मीडिया के ग्लोरीफाइड एंकर्स मेरे को डिक्टेट कर सकते। मैं अपनी मर्जी के तहत बोलूंगा या नहीं बोलूंगा, और भाड़ में जाए वो मीडिया के एंकर्स जो मुझसे सवाल करते। उनमें हिम्मत नहीं है नरेंद्र मोदी से पूछने की, देश के प्रधानमंत्री से। उनके मुंह पे नरेंद्र मोदी का क्रिटिसिज्म नहीं आता, क्योंकि अगर बोलेंगे तो उनको मौत आ जाएगी, लखवा हो जाएगा, उनको फिट आ जाएंगे। लेकिन सर, अब ये कहा जा रहा है कि ये साजिश है बड़ी, एक परिवार का मसला नहीं है, एक बड़ी साजिश है, जानबूझकर इसको करने दिया गया ताकि एक डर पैदा किया जा सके कम्युनिटी के बीच में। आप देखिए, अब एक बात समझिए आप, इस सरकार ने इमीडिएटली अरेस्ट किया और कहा कि स्पेशल कोर्ट का भी सोच रहे हैं,
और सरकार पूरी जस्टिस दिलाने की, इंसाफ दिलाने की बात कर रही है। मेरे को बताइए कि क्या इस दर्दनाक वाक़े के बाद क्या कोई कातिल की ताईद में खड़ा है? क्या कोई कातिल के लिए जुलूस निकाल रहा है? क्या कोई कातिल के लिए वकील रख रहा है? क्या कोई जाकर कातिल को फूल का हार पहना रहा है? आपको मिसाल दे रहा हूं, डिंडोरी मध्य प्रदेश में आसिफ एक नाम के लड़के ने ऐसे ही एक शादी की थी एक नॉन मुस्लिम लड़की से जिसका नाम साक्षी था। तो बीजेपी की सरकार ने आसिफ का घर तुड़वा दिया और उसके बाप का जो बिजनेस का दुकान थी उसको तुड़वा दिया। जबलपुर कोर्ट में जाकर उस लड़की को कहना पड़ा कि मैं अपनी मर्जी से शादी की। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो इस तरह का सवाल असउद्दीन ओवैसी से कर रहे हैं कि आप वो जबलपुर का क्यों नहीं दिखाते। और फिर आप वो भूल गए कि नोएडा में एक 17 साल के लड़के ने एक 13 साल की मुस्लिम लड़की से रेप किया, उसको अरेस्ट किया गया तो विश्व हिंदू परिषद के लोग जाके धरना दिए, उसको छुड़ा लिए। बताइए यहां पर कुछ हो रहा है? यहां पर तो रूल ऑफ लॉ इंप्लीमेंट हो रहा है और होता रहेगा। अच्छा सर, आप अपनी पब्लिक मीटिंग में और आप कई ईद मिलाद की, अच्छा नहीं कई मीटिंग्स में आप एक संदेश देते हैं यूथ को कि ऐसा न करिए वैसा न करिए, लेकिन जो ये घटना देखी गई, 4 लोग मिलकर सरेआम वहाँ से, मतलब हजारों लोग होंगे जो गुजरे होंगे, लेकिन किसी ने बचाया नहीं। आपकी कॉन्फ्रेंसी का मामला है, क्या समाज में इस तरह की क्या कहा आपने? आपकी आप मतलब आप एमपी है सर हैदराबाद के? नहीं, देखिए मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में है वो। नहीं, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी हाँ, पहले क्लियर करो आप हैदराबाद में नहीं है वो। आप पहले नहीं, लेकिन आप जिम्मेदार हैदराबाद देखिए आप या तो ये बोल लीजिए कि हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ है नहीं हुआ, बोलिए। आप जिम्मेदार है सर, आपकी बात जो है हजारों लाखों लोग सुनते हैं। अच्छा, मैं देखिए ऐसा है ना, देश का जिम्मेदार मैं हूँ, प्रधानमंत्री नहीं है। थैंक यू, मोदी जी नहीं है जिम्मेदार, मैं जिम्मेदार हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि देश की पूरी जिम्मेदारी आपने मेरे कमजोर कंधों पर डाल दी है, प्रधानमंत्री पर नहीं है, 56 इंच के सीने पर नहीं है, इस कमजोर सीने पर है। बहुत अच्छा है, मुबारकबाद। आप एक बात बोलते हैं कि ऐसा मत करिए, लड़की बोल रही है एक बात सुनिए, एक बात सुनिए। जब मेरे भाई पर गोलियां और चाकू चलाया जा रहा था तो वीडियो निकाला जा रहा था, वो तो बलाला साहब का सिक्योरिटी गार्ड था जो आकर बचाया। तो ये तो सोसाइटी में यही तो जो गिरावट आई है मोरालिटी की बोलिए या बुराई से मुकाबला करने के लिए, ये सोसाइटी के जो गिरावट आई है भाई। आप आज लोग सच की तहकीक नहीं कर रहे, झूठ की तहकीक कर रहे लोग। सॉरी, सच की तहकीक कर रहे। झूठ तो झूठ है ना, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर कोई एक दो जाकर उसको रोक देते तो शायद उसकी जान बच जाती, मगर कोई नहीं जाएगा, बस रिकॉर्डिंग करेंगे। अगर कल मुझ पर भी कोई गोलियां चलाएंगे, कोई पागल किस्म के नहीं बल्कि पढ़े लिखे लोग, रेडिकलाइज लोग, तो मेरा भी वीडियो निकालेंगे। ये तो सोसाइटी में गिरावट आ चुकी है। सर, हाल फिलहाल में बीजेपी के नेता, खासतौर पर तेलंगाना बीजेपी के नेता यह आरोप लगा रहे हैं, दे आर अलेजिंग दैट मास माइग्रेशन ऑफ हिंदूज हैपनिंग फ्रॉम ओल्ड सिटी। दे आर कंटिन्यूसली सेइंग दैट देयर आर सेवरल पॉकेट्स। अरे छोड़िए ना, टाइम फिश हो गए सर। कुछ नहीं, कुछ जमीन पे कुछ हो ही नहीं रहा है, परेशान है, बोखलाहट का शिकार है। सर, आप राहुल गांधी पे भी रिस्पॉन्ड कर रहे थे, मतलब सर वो हाथरस जा सकते हैं, couldn't come and he is in Hyderabad. I am not his spokesperson, thankfully. And what about you, sir? You have I have condemned it. I have condemned it unequally without ifs and buts. सर, देश भर में कोई घटना ऐसी होती है तो आप वहाँ जाते हैं, पीड़ित की मदद करते हैं। कहाँ गए आप? अभी हाल में जहांगीरपुरी गए। जहांगीरपुरी गए इसलिए गए जहांगीरपुरी क्योंकि वो स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस है। सुनिए, आपका बहुत अच्छा सवाल किया। सुनिए, अरे आप बहुत सवाल करिए, मैं बैठता हूँ, भाग रहा कहाँ हूँ मैं? आपके लिए तो एयर कंडीशन खोल के बैठे हैं, गर्मी ना हो आपको। स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस होगा और एक इंडिविजुअल वायलेंस होता है। तो जो स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस होता है ना, वो तो स्टेट कर रही है ना, जिसको सुप्रीम कोर्ट को जाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टेटस को दिया। तो जो दिल्ली में हुआ स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस है, जहांगीरपुरी में, जो सेंधवा में हुआ स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस है,
जो खंडवा में हुआ स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस है, जो गुजरात में हिम्मतनगर में और खंबाट में वो स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस है जो तोड़ा गया, स्टेट स्पॉन्सर्ड। अच्छा, और एक चीज, इखलाक को मारने वालों को मंत्री उसके जनाजे पर फूल चढ़ाते हैं, गवर्नमेंट का आदमी है। और झारखंड में मारने वालों को कोर्ट सजाए मौत देता है, बेल होती है, तो एक्स मिनिस्टर जाकर उनका फूल माला से इस्तकबाल करते हैं, स्टेट स्पॉन्सर्ड है वो। आपके जिसको पकड़ा गया था राजस्थान में, रकबर को मारने वाले को, कोर्ट के ऊपर भगवा झंडा लगा दिया गया, निकाल नहीं सके, वो भी स्टेट का सपोर्ट था उनको। सर, एक बात, ये पॉपुलेशन के बारे में आपने कल कहा, बिल्कुल, आपको क्या लग रहा है मैं आसमान को कर रहा हूं? सर, मैं ये पूछ रहा था पॉपुलेशन के बारे में बोलिए कि कल जिस प्रकार से आपने तकरीर की, कल आप नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फिफ्थ रिपोर्ट नहीं पढ़े? आप तो माशाल्लाह से ज्ञानी हैं, आप तो हर चीज पढ़ लेते हैं, आप तो हाथ भी पढ़ लेते हैं, तो पढ़ लिया सर। अरे जब तो TFR रेट गिर चुका है तो फिर आप कौन सा लड़ाई लड़ेंगे लोग? मोदी सरकार कह रही TFR गिर गया, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फिफ्थ रिपोर्ट कह रही है, हमेशा हम कह रहे हैं कि झूठ और झूठ का पलिंदा ये लोग करते हैं लोग। जब TFR रेट गिर रहा है तो फिर आपको अब कौन सा कानून बनाएंगे? अब आप, हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड भारत में है वो विश्व में किसी देश में नहीं है, कि आपकी 60% आबादी 40 साल से कम उम्र की, आप उनको रोजगार नहीं देना चाहते, आप सिर्फ नफरत की राजनीति कर रहे हैं, ध्यान बटाओ टेक्निक आप करते हैं। इस डेमोग्राफिक डिविडेंड कब तक लास्ट करेगा? 2040 तक लास्ट करेगा। आप जब उससे पहले इस्तेमाल करिए ना, इन लोगों को नौकरी दीजिए, कुछ करिए। सर, कल आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में मेंशन किया था आपके पब्लिक मीटिंग में, तो आप कह रहे थे कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन यूपी में ये अब इसको मैंडेटरी करने वाले हैं, तो आप क्या करेंगे? इसके लिए कमेटी भी फॉर्म कर रहे हैं उत्तर तो हिंदू मैरिज एक्ट तो पार्लियामेंट से पास हुआ है ना, तो उसको आप क्या करेंगे? निकाल देंगे क्या? हाँ, बताइए आप। हिंदू मैरिज एक्ट को आप, पार्लियामेंट का एक्ट है, उसको निकाल देंगे क्या? और दूसरी बात हमको बताइए, अच्छा सवाल किया आपने मैडम, आपने मेरे दिमाग के तारों को खोल दिया। अब आप ये बताइए कि ट्राइबल ग्रुप्स में उनका कस्टमरी राइट्स है, सेक्शन 2 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, निकाल देंगे क्या? चैलेंज करता हूं, बताओ बीजेपी वाले, बताइए। अमित शाह बताओ, आसाम का चीफ मिनिस्टर, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर, बताओ। अच्छा, और एक चीज, सप्तापति है, हिंदू शादी में सप्तापति जरूरी है, उसको रखेंगे निकालेंगे? आप बताइए हमको। ट्राइबल्स में पॉलीगेमी भी है और पॉलीएंड्री भी है, रखेंगे निकालेंगे आप? मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में हमको कल्चरल राइट्स का प्रोटेक्शन हमने दिया, रखेंगे निकाल देंगे आप? और फिर दूसरा बताइए कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का रिबेट सिर्फ हिंदू को मिलता है, भाई मुसलमान, ईसाई, सिख को क्यों नहीं मिलता? और आपको मालूम, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की वजह से इट कॉस्टेड पब्लिक एक्सचेकर इन 2015 एंड 16 3064 करोड़। आप बताइए। अच्छा, क्या डायरेक्ट पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल में क्या खाली आर्टिकल 44 है? शराब पे पाबंदी नहीं है? बंद करिए शराब को, बंद करिए शराब को। मेरा डिमांड है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में शराब को बंद करो। चलो, नहीं बंद करेंगे, क्योंकि जो आर्टिकल 44 की बात करते हैं वो शराब पे इसलिए बंद नहीं करेंगे क्योंकि शाम 6:30 बजे उनको टॉनिक लेना पड़ता, नहीं लिए तो गिर जाते वो लोग। उसके लिए मैं कहता हूं वो कुत्ते का पेशाब है, शराब नहीं है। माफ करना मेरी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज को, मगर आप पाबंदी लगाइए शराब पर। आपने कहा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ये नहीं कहा गया कि देश में जो रिसोर्सेज हैं इक्विटेबल उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए? क्या ये बात सच नहीं है मोदी जी कि देश की 45% दौलत 10% लोगों के पास है? ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल नहीं है, आर्टिकल 38 नहीं बोलता ये। और फिर जो 50% देश की आबादी, उसको खाली 6% देश की दौलत है। ये अच्छे दिन की बात किए थे मोदी जी आप, ये भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है, वो अब उसकी बात नहीं करते। क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल में नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए? कितना एम्प्लॉयमेंट है भाई साहब? अभी कितना अनएम्प्लॉयमेंट है देश में? 7% करीब अनएम्प्लॉयमेंट हो चुका है। आप इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात नहीं करते।
खाली 44 पकड़े हुए हैं। शराब पे पाबंदी आयद करिए, वेल्थ को इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूट करिए। उसी के लिए यूनिफॉर्म सिविल सर कोड है। इन सब सुधारों के साथ आप सजेशन दीजिए एक्सेप्ट कर लेंगे सर? क्या मतलब ये अब आपके नहीं, विरोधी ये कह रहे हैं हमारा कि अगर आपके सुनिए, धर्म में- अगर आपकी सर एक डिमांड मिनट बस मैं पूरी कर लेता आप हूँ। पूछिए राघवन साहब, पूछिए। आप बेंगलुरु से आए, मैं पूछिए। ये कह रहा हूँ सर कि आपके विरोधी ये कह रहे हैं कि अगर आपके धर्म में सब कुछ ठीक है तो ओवैसी साहब के पेट में दर्द क्यों हो रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड? यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि इट शुड बी वॉलेंट्री नॉन मैंडेटरी। ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बाबा साहब ने कहा था। और बाबा साहब ने यह भी कहा था कि अगर आप फोर्सबली करेंगे मुसलमानों पे तो देश में अनार्की होगी, देश में अनार्की होगी। पूरों के लिए आप सजेशन देना चाहेंगे तो क्या सजेशन? हमारा मानना यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत ही नहीं है इस देश की। इस देश की डाइवर्सिटी, इस देश की डेप्लोरिज्म, इसकी खूबसूरती है। अच्छा, गोवा में आपकी सरकार है, हिमाचल में आपकी सरकार है, आप एग्रीकल्चर लैंड खरीद सकते हैं वहां पे हिमाचल में। गोवा में अगर किसी हिंदू बहन और भाई शादी होती है और हमारी उनकी वाइफ की उम्र 25 और 30 साल की होती है और बेटा या औलाद नहीं होती, दूसरी शादी कर सकते हैं। बताओ उस पर क्या बोलेंगे आप? नहीं, मुसलमान 2 करते 3। अच्छा, अभी सेंसस हो रहा ना, मैं चैलेंज करो, चलो सेंसस कर लो, किसके पास कितनी सेकंड वाइफ है ले लो, किसके पास कितनी मिस्ट्रेसेस हैं वो भी डाल दो कॉलम में, आप मालूम हो जाएगा वो भी। बोलो ना भाई, आप सब चीज लेके आओ ना दुनिया में। आप लिव इन रिलेशनशिप को अलाउ कर रहे, क्या बात है फिर? आप सर पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही थी, अब कुकिंग गैस, रसोई गैस की भी कीमत करीब देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह बात मालूम हो चुकी है कि मैं जब तक नफरत की राजनीति करता रहूंगा, मेरा वोटर को बस वो नफरत की राजनीति चाहिए। उसको गैस पे 50 ने 1000 रुपये बढ़ा दो, वो बोलेगा नहीं मैं मोदी जी को वोट दूंगा। वो तो सोच के बैठे हैं ना कि उनको कोई पॉलिटिकल कॉस्ट नजर नहीं आता। और इनकम नहीं बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। अच्छे दिन आ गए माशाल्लाह, जितने मोदी जी के वोटरों में मुबारकबाद दे रहा हूं आपको कि अब आरबीआई की रिपोर्ट आने वाली है, आप देखेंगे कि 8% इन्फ्लेशन बताएंगे। ये तो मोदी जी के वोटरों को सोचना चाहिए। वो मोदी जी के नफरत की राजनीति को उनको काबिल कबूल है, तो ये भी उनको काबिल कबूल होगा शायद कि वो शायद गैस के सिलेंडर पे नहीं पकाते होंगे, लकड़ी पे पकाते होंगे, शायद उनको आसमान से पक के आ जाता होगा। नहीं मालूम गरीब की तकलीफ क्या होती है। Sir, and also Kerala has become an breeding center for Islamic terrorism. This is what Nadda said. What would you like to say? I don't know what he said. He said Kerala has become a breeding center for Islamic terrorism. Wherever they go, they say all this nonsense, which has no relevance to the reality and the truth. If there is there, then you should give all that inputs to the Kerala government, so that they can verify, inquire, and if such claims are true, they definitely take some action. He alleged left only, sir. मतलब in left rule only. अरे भाई आप दीजिए ना, क्या है बताइए ना, उनको दीजिए, गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को दीजिए। आप लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है, आप शेयर करिए उनको पूरा। सर कल आपकी तकरीर में आपने यूपी का एग्जाम्पल देते हुए ये भी कहा था कि अगर आप अपने नुमाइंदे नहीं चुनेंगे तो बुलडोजर चलेंगे। ये मतलब कैसे आप इसको मतलब देखिए, मैंने अभी भी आपके seeking vote on religious lines, isn't it seeking vote on religious line that one particular community should have their own representation or own representative? Isn't it like seeking vote from one particular community? I am, अरे आशीष साहब, आपने तो क्या सवाल किया है माशाल्लाह से, अल्लाह आपको सलामत रखे। बीजेपी एक मुसलमान टिकट नहीं देती, हमारा ओवैसी से आप सवाल करेंगे। यूपी में एक मुसलमान टिकट नहीं देती, और टेनी का घर नहीं तोड़ते आशीष साहब। मेरा जामिअतुल अशरफिया का मदरसे का बिल्डिंग तोड़ देंगे आप, कानपुर का मदरसा तोड़ देंगे, जिसकी बेल सुप्रीम कोर्ट कैंसिल करती है, उसका घर नहीं तोड़ेंगे आप, और आप हम पे सवाल कर रहे हैं। अब मेरा बोलना यह था कि भारत के मुसलमानों को इस बात का फैसला कर लेना चाहिए, खास तौर से हिंदी बेल्ट में, कि आप सरकार को नहीं बदल सकते, रियलिटी है। आप अपने वोट से अपने
पार्टी के कैंडिडेट्स को कामयाब करिए ताकि वो आपके इंसाफ की लड़ाई जमहूरियत और आइन के दायरे में रहकर लड़ सकें। आप सिर्फ वोट डालकर अपनी तकलीफ को सह रहे हैं। मेरे लिए बहैसियत एक मुसलमान बड़ा तकलीफ दे बात है कि कानपुर में एक मदरसे से कुरान के पारों को चुना जा रहा है, मेरे अल्लाह के कलाम को मट्ठी में मिला दिया गया, उसको उठाया जा रहा है। मेरे लिए बड़ी तकलीफ दे बात है कि एक जामिअतुल अशरफिया जो पूरे वर्ल्ड में मशहूर है, वहां पर एक 50 साल बिल्डिंग को तोड़ दिया गया। मेरे लिए तकलीफ दे बात है, कोई बोलता ही नहीं है। भाई, जिस मुबारकपुर से समाजवादी के एमएलए साहब कामयाब हुए विधायक, वो गूंगे क्यों बन गए? अखिलेश यादव कुछ नहीं बोलेंगे तो मेरी शिकायत, मेरी गुजारिश हिंदी बेल्ट के मुसलमानों से अब डायरेक्टली मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप इस बात को समझिए मेरी। ये लोग जो आकर आपके वोटों का जो धंधा करते हैं, दलाली करते हैं, उनके बातों में मत आइए आप। कौन कर रहे हैं सर? वो जानते हैं वो लोग। चौधरी कौन है सर? लेकिन बार बार आप सर आपने बोला कि बुलडोजर चलेंगे। सर उत्तर प्रदेश में आप मुसलमानों को बोल रहे हैं कि ऐसे नहीं करेंगे तो बुलडोजर, आप भी बुलडोजर चल रहे हैं ना, आप भी खौफ की राजनीति नहीं कर रहे। खौफ नहीं कर रहे हैं। एक समाजवादी पार्टी का सिटिंग एमएलए है बरेली का, उसके पेट्रोल पंप को तोड़ दिया गया, उसका नेता मुझे कुछ नहीं बोलता। भाई, अखिलेश यादव क्या बोले उसके पेट्रोल पंप तोड़ने की? क्योंकि वो मुसलमान था, नहीं बोले। मगर इफ्तार की दावत में रोजा हम रहते, खजूर वो खा लिए। सर, दिल्ली की जो सियासत है उसमें बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा है, उनकी गिरफ्तारी पंजाब पुलिस ने की, उस पर 2 दिन से गरमाई हुई है। आप अवगत हैं पूरी बात से, आप क्या राय रखते हैं? अरविंद केजरीवाल पर टारगेट कर रही है बीजेपी। एक बात सुनिए, आप क्या रखते हैं? एक बात सुनिए, क्या बीजेपी ने, आसाम की सरकार ने एक एमएलए को उठाया नहीं गुजरात से? और फिर क्या और एक सरकार ने नहीं उठाया? ये क्या तमाशा हो रहा है यार? ये तो आप तो कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां नहीं बोले, कॉन्स्टिट्यूशन को दफन करना चाह रहे हैं आप। क्या तमाशा हो रहा है ये? हम इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ को फॉलो नहीं किया जा रहा है। रूल बाय गन स्टेट को चलाने की कोशिश हो रही है। ये देश के लिए ठीक नहीं है। सरकार किसी की भी हो, आज आप हैं कल आप नहीं रहेंगे। रूल ऑफ लॉ को फॉलो करिए। आप मानते हैं गिरफ्तारी गलत हुई जिस तरीके से बग्गा की गिरफ्तारी? मैं ये कह रहा हूं, अरे ये कौन है भाई? ये आपको इतनी मोहब्बत क्यों होगी उससे? अरे आपका नूरे नजर होगा। सर, बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन ये बोल रहे हैं कि आपके लैंग्वेज को देखकर, मतलब मुसलमान कैंडिडेट्स को आप जिताने की बात कर रहे थे कल और अभी भी बोल रहे थे, उस पर वो रिएक्ट करते हैं। इतनी जल्दी रिएक्शन आ गया हमारा? हाँ सर, रिएक्शन आ गया। आपको नया जिन्ना बोल रहा था। यानी तो 5G का रिएक्शन हो गया। सवाल पूछा आपको, नया जिन्ना बोला जा रहा था। जिस जगह पर आप बैठे ना, यस, इस जगह ने जिन्ना को रिजेक्ट किया था जहां पर हम बैठे हैं, तो उनको पता ही नहीं है। और उस सावरकर ने 2 नेशन थियरी की बात की थी सबसे पहले, उसके बाद जिन्ना किए। हमने तो दोनों के पैगाम को रिजेक्ट किया। अगर मैं संविधान के दायरे में रहकर यह कह रहा हूं कि मुस्लिम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होने चाहिए, तो देश के लिए अच्छी बात है ना। मैं फिर से उन बीजेपी के जिसने हम पर इल्ज़ाम लगाइए, क्योंकि आप तोते हैं, आपको खाली एक ही बात बोल सकते आप। क्या श्याम शरण साहब ने ये आर्टिकल नहीं लिखा जिसमें कहा कि ये जो देश में नफरत का माहौल चल रहा है, उससे मुसलमान, अगर चंद मुसलमान रेडिकलाइज हो जाएंगे तो सिक्योरिटी के लिए हमारे लिए खतरा है? ये श्याम शरण साहब ने कहा, ओवैसी ने नहीं कहा। होश के नाखून लो, जो देश की जिंदगी भर खिदमत की और आज भी खिदमत कर रहा है। आप देखो, उनकी बात को समझो। आप अगर आप देश हित में बात करना चाह रहे तो आप श्याम शरण साहब की बात को समझो। सर, आपने कहा कि आपने मुकम्मल तरीके से सीएए का विरोध किया था, जिसके बाद सरकार बैकफुट पर आ गई। अभी बंगाल में अमित शाह ने हम फिर प्रोटेस्ट करेंगे इंशाल्लाह। हम फिर प्रोटेस्ट करेंगे। हमारा संवैधानिक राइट है प्रोटेस्ट करना, पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। सर, आपने कल बोला कि बिहार में पार्लियामेंट्री इलेक्शन लड़ेगी MIM।
प्रशांत किशोर वहाँ पर पदयात्रा कर रहे नहीं, हैं। मैं किसी के बारे में नहीं बोलना चाह रहा हूँ। आपकी क्या प्लान है बिहार को लेकर? अरे- बिहार के अलावा और किन राज्यों में आपको? अरे अभी कल आप तो गुजरात में कंटेस्ट करेंगे सर? गुजरात में असेंबली इलेक्शन लड़ेंगे ना मैडम, आपका स्टेट में जाएंगे ना आपको। और क्या दिल्ली में आप म्यूनिसिपल लोकल बॉडी इलेक्शन हाँ लड़ेंगे, जहाँ इलेक्शन होगा, जहाँ हमारा यूनिट लड़ेंगे हम। मुंबई में बीजेपी को फायदा होगा। हाँ? मुंबई अभी म्यूनसिपल इलेक्शन होने वाले हैं आप। हाँ लड़ेंगे, महाराष्ट्र में इलेक्शन होगा, लड़ेंगे ना, क्यों नहीं लड़ेंगे। इम्तियाज जलील से बात हुई हमारी, हम तो औरंगाबाद गए भी थे, बातचीत करके आए पूरा। अभी मुंबई का जो सबसे देखेंगे, अभी तो उसका कब होता है वो डिसाइड करेंगे वो लोग। बीजेपी को मदद करने के लिए बोला सर थोड़े लोग। और तो थोड़े लोग बोलते रहते हो, थोड़े ही लोग हैं, दीवाने हैं, वो मुसलमानों को ये समझते हैं कि उनको डराओ और उनका वोट हासिल करो, उसके बाद उनका घर तोड़ दो, उनका वोट हासिल करो और वसीम शेख के जो हाथ कटे हुए हैं उसका बिजनेस को बर्बाद कर दो और गूंगे बन जाते हैं, एक लफ्ज नहीं बोलते। सेंधवा में 12 घरों को तोड़ दिया गया, कोई नहीं बोलता। खरगोन में 22 मुसलमानों के घर और झोपड़ियों को तोड़ा गया, कोई नहीं बोलता। बल्कि कांग्रेस के एक एक्स मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पत्थर फेंकने के पैसे मिलते मुसलमानों को, बेशर्मी से कहते हैं। यानी मैं अपना घर तोड़ाऊंगा? हमको कोई हमारे ईमान को खरीद सकता है पत्थर फेंकने के लिए? तो यही तो राजनीति हो रही है ना देश में। इसीलिए हम कह रहे हैं कि भारत के मुसलमानों को आज ये बात सोचने समझने की जरूरत है कि ये जो अंधेरी रात है लंबी रहने वाली है। इसीलिए हमको अपने नुमाइंदों को, अपने उम्मीदवारों को कामयाब करने से राजनीति मजबूत होगी, डेमोक्रेसी मजबूत होगी। लेकिन इतना सर, इस comment से क्या majority जो ये बात बार बार कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी कह रहे हैं कि अपने नुमाइंदों को चुनिए, लेकिन एक भी सीट नहीं आई। क्यों भरोसा नहीं करते? तो बोलना छोड़ दूं मैं सच्चाई को और झूठ को कबूल कर लूं, धोखेबाजों को कबूल कर लूं, क्या स्ट्रैटेजी? हाँ फेंटा को कबूल कर लूं। हैं? जो लोग धोखा दे रहे हैं उनको धोखेबाज तो बोलना पड़ेगा ना। जो लोग मेरा वोट लेकर आज खामोश हो जाते हैं, जामियातुल अशरफिया की मदरसे को तोड़ा गया, कानपुर के मदरसे को तोड़ा गया, एक लफ्ज नहीं बोलते। और वो लोग जो कह रहे थे मुसलमानों से वोट दो बीजेपी को हराओ, आज वो सब खामोश बैठे हुए हैं, चूहों की तरह अपनी बिलों में जाकर बैठे हुए हैं। कौन है सर? बहुत से लोग हैं जिन लोग जानते हैं। सर और एक बात, आप एसपी को ज्यादा क्यों टारगेट कर रहे हैं बीजेपी से? मतलब कम करो, टारगेटिंग मोर, थोड़ा कम करूं क्या? बीजेपी को आप करते हैं ना सर यूपी में? नहीं, आप बोलिए, थोड़ा कम कर देते हैं। सर बताइए सर। आप बोलिए, कम कर देंगे। So in this current situation, current scenario, you see united opposition. अभी प्रेसिडेंट पोल्स भी आने वाले, आपको लगता है यूनाइटेड ऑपोजिशन? हमारे चीफ मिनिस्टर कोशिश कर रहे हैं, केसीआर साहब ये सवाल उनसे करिए, वो सब जगह गए हैं मिलने के लिए, महाराष्ट्र गए, झारखंड गए, और अब ये सवाल तो केसीआर अच्छा दे सकेंगे। लेकिन कांग्रेस कहती है कि टीआरएस के साथ नहीं, कभी कोई भी अलायंस नहीं करेगी, तो यूनाइटेड ऑपोजिशन फिर कैसे होगा? तो कांग्रेस की जरूरत ही नहीं है तेलंगाना में हमको। थैंक यू सर। अभी कैसा सर